आप देख रहे हैं 2 बजे का कोरोना बुलेटिन और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। बहुत बहुत स्वागत है सिंहदेव जी आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। सबसे अहम बात जो छत्तीसगढ़ के बारे में आज चर्चाओं में है वो ये कि आपका वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। 10 में से 8 लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनकी तादाद अचानक से वहां पर आंकड़ा आया है जो बढ़ा हुआ है। उसके बारे में डिटेल जरा दीजिए, क्या है वो आंकड़ा? ये सौभाग्य हम लोग का रहा कि 10 में से 9 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 10वां भी सिम्टम्स जो दिखा रहे हैं वो घटते हुए वायरल काउंट का है। तो शायद वो भी बच्चा तबलीग से जुड़ा हुआ जो था शायद वो भी छूट जाए। आपने तबलीग के बारे में पूछा तो 194 कुल केसेस हमारे को लिखित पे मिले थे और उनसे जुड़े हुए और लोगों की भी हमने तफ्तीश की है। 194 में 153 लोग की जांच हो गई है। एक पॉजिटिव जो लड़का भी भर्ती है और बाकी 152 नेगेटिव पाए गए। 41 जो बचे हैं इनकी जांच अभी चल रही है। हमारे प्रदेश के 28 में से 18 जिलों में संक्रमित व्यक्ति चाहे एक की संख्या में, दो की संख्या में और ज्यादा संख्या में ये कोरबा और रायपुर में 45 लोग और कोरबा में 51 लोग। इसके अतिरिक्त 17 लोग बिलासपुर के और 11 लोग बालोद के, 12 लोग दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में भी, आदिवासी अंचल में भी तबलीग के लोग थे। तो टोटल हम लोगों ने ये मैपिंग की है। इनके रिजल्ट आज शाम तक आ जाने चाहिए। देश के कुछ हिस्सों से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि तबलीगी जमात के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच प्रक्रिया में। आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में जो आइडेंटिफाई हुए हैं संदिग्ध, उनका क्या सहयोग ठीक है या फिर नहीं? कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। सच्चाई यही है कि चाहे वो तबलीग के लोग हो या अन्य कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया, क्योंकि डर इनमें सबसे ज्यादा था कि हमको कहीं कुछ हो गया या हमको बंद कर देंगे या हमारे साथ क्या होगा। तो शुरू में सबके साथ ऐसा रहा और तबलीग के भी ज्यादातर 95-99% लोगों ने तो सहयोग ही किया है। कहीं कहीं ये जानकारी लगी कि क्योंकि एक समूह आइडेंटिफाई हो गया तो शुरू में वो सामने नहीं आ रहे थे, शुरू में जानकारी नहीं दे रहे थे, बात भी छुपा रहे थे कि कोई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बताएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। और जो लोग गए भी थे तबलीग की गतिविधियों में शामिल होने, निजामुद्दीन, उसमें से कुछ लोगों ने नहीं बताया प्रारंभ में। ये सच्चाइयां हैं, लेकिन अंततः जब उनको भी ये महसूस हुआ कि कोई बंद आपको कहीं नहीं कर दे रहा है, कोई जेल आपको नहीं हो रहा है, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत आपके बचाव के लिए और सबके बचाव के लिए आखिर आप किससे मिलेंगे? आप सबसे पहले अपने घर वालों से मिलेंगे, अपनी घरवाली से मिलेंगे, घर वाले से मिलेंगे, माता पिता से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे। तो बचाना उनको है। सबसे पहले वो प्रभावित आपसे होंगे, फिर समाज के लोग। तो जब लोगों को समझ में ही आने लगा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बंद किया जाएगा या जेल हो जाएगा या कोई बड़ी बात है, तो सहयोग पूरा मिल रहा है। जी, और ऐसे में ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है जांच प्रक्रिया का, क्योंकि आदिवासी इलाके बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, लोगों तक जानकारी पहुंचे और जानकारी को अमल में भी लाया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और खास तौर पर स्वास्थ्य महकमा किस तरह एक्शन में है इन दिनों? 27 जनवरी से ही हमने वॉर रूम स्थापित कर दिया था रायपुर में, प्रदेश मुख्यालय में, और साथ ही सभी जिले के कलेक्टर्स को रैपिड रिस्पांस टीम टास्क फोर्स के रूप में गठित करके उनकी अध्यक्षता में इसको गठन कर लिया था। और ये काम आया कि कलेक्टर एक बार उसके अध्यक्ष हुए तो सभी विभागों से समन्वय बनाकर वो काम करते रहे। जो आपने आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की बात कही, तो जो हमारे आदिवासी अंचल हैं वो संयोग से तुलनात्मक ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं कि एक, वहां से आना जाना लोगों का कम है, कम लोग वहां के होंगे जो बाहर जाते हैं या विदेश जाते हैं। कुछ लोग लेबर के रूप में जाते हैं काम करने, एक वो रहते हैं। और इन आदिवासी अंचलों में जहां बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो गई हैं, जैसे दंतेवाड़ा उदाहरण के लिए, या जगदलपुर के पास हो गया, या रायगढ़ हो गया, या सरगुजा में माइनिंग एक्टिविटी हो गई, कोरबा में माइनिंग एक्टिविटी हो गई। तो जिन आदिवासी अंचलों में बड़ी इकाइयां काम करती हैं, माइनिंग इकाइयां काम करती हैं या प्रोडक्शन की इकाइयां काम करती हैं, वहां पर बाहर के भी बहुत लोगों का आना जाना होता है और वो एक चिंता का विषय हो जाता है। दूसरा, हमारे आदिवासी अंचलों में और अन्य जगह भी देश के साप्ताहिक बाजार की पद्धति है कि लोग आना जाना हर हफ्ता के एक चिन्हांकित दिन में
बाजार करने आते हैं और बड़ी संख्या में गांवों के लोग जुटते हैं। तो इस बात को भी समझकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत पहले ही बाजारों को रोक दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे लॉकआउट आया, उसके 2 हफ्ता पहले ही 3 हफ्ता पहले ही हम लोगों ने साप्ताहिक बाजारों के आयोजन को रोक दिया था, ताकि इन अंचलों के लोग भी बात की गंभीरता को भी समझेंगे और संक्रमण से बच सकेंगे। क्योंकि बाजार में कौन जाएगा, बाहर का व्यक्ति जाता है, सामान बेचने के लिए कोई शहरों से ही सामान लेके व्यक्ति जाता है, तो उनके माध्यम से भी कोरोना ना फैले, इन बातों का भी ध्यान में रख के हमने एक काम किया था। टीएस सिंहदेव जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो इन दोनों लगातार चर्चा में आ रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हरियाणा या फिर कुछ और प्रदेशों से आवाज बुलंद हो रही है कि लॉकडाउन को लेकर 14 तारीख के बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या उसको कंटिन्यू किया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा? तो आपकी सरकार में इस पर किस तरह से विचार हो रहा है? मेरी राय अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि वैश्विक स्तर पे और देश के भी जो विशेषज्ञ हैं ये कह रहे हैं कि अमूमन आकलन ये है कि हम अमेरिका से 1 महीने पीछे चल रहे हैं। अमेरिका में अभी संक्रमण पीक पे है या बढ़ रहा है, हम अगर उसके 1 महीने पीछे चल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमारी बारी है। तो अप्रैल के आखिरी में और मई के पहले सप्ताह में एक आकलन है कि हमारे यहाँ बड़ा पीक हो सकता है कि जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनको संक्रमण है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिख रहे, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, माना जा रहा है कि जो संक्रमण ग्रहण कर चुके होंगे लेकिन दर्शा नहीं रहे हैं। इन बातों को देखते हुए, और हम लैंड लॉक्ड है कि एक तरफ महाराष्ट्र है जहां सबसे ज्यादा है, तेलंगाना है, तबलीग के 6 लोग वहां पर उनकी मृत्यु हुई, उत्तर प्रदेश है उत्तर की दिशा में, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है जहां काफी संक्रमण है। तो हमारे यहाँ भी आम लोगों की राय है कि अगर अभी तक इस व्यवस्था में हम बचे रहे हैं तो कुछ दिन और इसको एक्सटेंड करना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते और इसको एक्सटेंड करना चाहिए। और अगर शिथिल करना भी है, देखिए 100% लॉकआउट तो है नहीं, बिजली की फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोहे की फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसानों को भी मौका दिया हुआ है। तो इस दायरे में जो टेस्टेड दायरा है कि जो हो रहा है उसमें संक्रमण एक सीमित दायरे में दिख रहा है। जहां हॉटस्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं निश्चित रूप से उसको हमको लॉकआउट करना चाहिए। जहां हॉटस्पॉट्स नहीं है वहां पर सीमित गतिविधि हमको अलाउ करनी चाहिए, लेकिन इंटर स्टेट बॉर्डर्स को अभी नहीं खोलना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है, मेरी राय है। तो खास तौर पर हम ये एक राय बहुत क्लियर यहाँ पर कर देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मौजूदा स्थिति पर विचार किया जाए तो इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने में ही बेहतरी है, क्योंकि वो ये बार बार चिंता जता रहे हैं कि मामले अभी बड़े नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में ये मामले बढ़ जाएं। उनको रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। टीएस सिंहदेव जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपने मौका दिया। आप सबको प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा सब कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना से जंग के लिए 5T प्लान तैयार किया है। इस 5T प्लान के मुताबिक दिल्ली में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और मरीजों की ट्रैकिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस प्लान के तहत दिल्ली सरकार रोजाना 10,000 लोगों का रैपिड टेस्ट करने जा रही है। दिल्ली सरकार के करीब 1 लाख लोगों का रैपिड टेस्ट करने की योजना है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार 30,000 मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए जरूरत पड़ी तो निजी होटल के कमरे और धर्मशालाओं के कमरे भी सरकार कब्जे में लेगी। 5वां टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम कोरोना से 3 कदम आगे रहेंगे तो हम कोरोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे, टीम की तरह जीत पाएंगे। और सारी राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूँ कि तमिलनाडु में ये हो गया, महाराष्ट्र के अंदर ये हो गया, केरला में ये हो गया, पश्चिम बंगाल में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, मध्य प्रदेश में उन्होंने ये अच्छा काम किया। हमें एक दूसरे से सीख के एक टीम की तरह काम करना है। डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी इस टीम का, हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा हैं।
किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है। वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं, वो हमारी इस टीम का सबसे, उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स के साथ उनके पड़ोसियों को, उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कोरोना हो गया होगा, आप कॉलोनी में मत घुसिए। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इस कड़ी का हिस्सा हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे देश के लोग। हम सब लोगों को इस वक्त, लॉकडाउन के वक्त, एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। देश के लोग इस टीम का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8,000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे। वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होंगे उसकी सारी चिन्हित कर लिया गया है कि इतने के बाद फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस हॉस्पिटल को टेक ओवर। 12,000 होटल के कमरे टेक ओवर किए जाएंगे। किस किस होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा इसकी भी चिन्हित कर लिया गया है कि 8,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, 7,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा। पुलिस को हमने अभी तक 27,702 लोगों के फ़ोन नंबर दिए हैं, ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ क्वारंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनके फ़ोन से पता चल जाता है कि फ़ोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, उसके ऊपर फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज़ के जो लोग निकले थे, लगभग 2,000 फ़ोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज़ के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहाँ कहाँ गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियाज़ को सील कर दिया जाएगा। तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, सीलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1 लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। रैपिड टेस्ट आने के बाद जो जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, जहां हमें लगता है कि कोरोना के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा निकले, जैसे मरकज़ में निकले, मरकज़ के आसपास का जो निज़ामुद्दीन का एरिया है, उस तरह से दिल्ली में दिलशाद गार्डन में थोड़े से ज़्यादा निकले थे। तो उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर हम ज़्यादा रैपिड टेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करके वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराएंगे। और दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्रियों के समूह की अहम बैठक हुई है, जिसमें लॉकडाउन लागू करने के बाद के हालात पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 15 बड़े मंत्री शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट के उस फैसले की तारीफ की गई जिसमें सांसदों के वेतन में 1 साल तक कटौती और सांसद निधि को 2 साल तक सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद किए गए एक ट्वीट के जरिए राजनाथ सिंह ने इस फैसले से बचने वाली रकम का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में होने का दावा किया। वहीं बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन खत्म करने के बारे में बात करना जल्दबाजी होगा। और इस बीच मंत्रियों के समूह की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आज मंत्रियों के समूह ने लॉकडाउन लागू होने के बाद के हालात पर विस्तार से चर्चा की। हमने सांसदों के वेतन में 1 साल तक कटौती और सांसद निधि को 2 साल तक सस्पेंड किए जाने के कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। इस तरह के फैसले से जिस रकम की बचत होगी उसका इस्तेमाल भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए किया जाएगा। मंत्रियों ने मौजूदा हालात से उबरने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गरीबों को प्रेरित करने और सतर्क रहने में मदद करने के सुझाव दिए। इधर दिल्ली से खबर है, जहां 73 साल के कोरोना मरीज मनमोहन सिंह की आज एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में मनमोहन सिंह को छुट्टी दी गई। जंगपुरा के रहने वाले मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद जब उनके 2 टेस्ट नेगेटिव आए तब जाकर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मनमोहन सिंह ने डॉक्टरों के साथ अस्पताल के तमाम स्टाफ की जमकर तारीफ की।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जो आज के समय में हमें प्रोत्साहित करती हैं कि कोरोना से लड़ाई के बाद लोग जंग भी जीत रहे हैं। और ये तस्वीर है जंगपुरा के रहने वाले मनमोहन सिंह की, जो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद जो 2 टेस्ट हुए उसमें वो पॉजिटिव नहीं हुए। और उसके बाद जिस तरह से वो खुश नजर आ रहे हैं, मास्क जरूर लगाया, एहतियात पूरी बरती जा रही है। उन्होंने इसके बाद वहाँ के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और जो सपोर्ट स्टाफ हैं उनकी तारीफ की। बस बता दे, आप लोग हो जाए तो बता देना। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सर्वे करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि इलाके के लोगों ने सर्वे के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को लाठियों से पीटने की धमकी दी और उनके साथ बदसलूकी की। यही नहीं, आरोप यह भी है कि लोगों ने सर्वे के तहत पूछा जा रहा जो जानकारी थी उसे देने से भी इनकार कर दिया। बताया गया कि पुलिस वालों के पहुंचने के बाद ही इलाके में सर्वे का काम शुरू हो पाया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना सुरक्षा मिले सर्वे करवाने से मना कर दिया। प्रशासन ने उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ इलाकों का सर्वे किए जाने का फैसला किया है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। लोग बोलने लगे कि कोई जानकारी नहीं देंगे हम लोग, और आप लोग ज़्यादा आगे चलोगे तो हम तुमको कूट देंगे। वो लोग बोलने लगे, और वो लोग, सही बात है कि वो लोग एक साथ सब लोग उतर गए, 50-60 लोग, और 50-60 लोग उतरने के बाद में मेरे आईडी का फ़ोटो लिया उनने, और फ़ोटो लेने के बाद में भी उनने कह दिया कि हम तो यहाँ सर्वे नहीं कराएंगे। हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य टीम की तरफ से यहाँ आ रहे हैं सर्वे करने के लिए, इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ये लोग हमको कोई जानकारी दे ही नहीं रहे हैं और उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं हम लोग मारेंगे, कूटेंगे, अंदर बंद कर देंगे। देश में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले कई ऐसे लोग हैं जो अब भी पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी के कुशीनगर में इसी तरह छुपकर रह रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा पुलिस ने उन्हें पनाह देने वाले 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि तबलीगी जमात के कार्यकर्ता हैं जो आसाम के रहने वाले हैं, उनकी संभावना थी कि यहाँ कुशीनगर जनपद में आए हुए हैं। तो उसी के क्रम में कल 2 लोग पकड़े गए हैं, उनको जो है क्वारंटाइन में रखा गया है। और जो उनके साथ 3 लोग और थे जो लोकल यहीं के रहने वाले हैं, उनका चूँकि साथ में उनके थे तो उनको भी एहतियात के तौर पे क्वारंटाइन में रख दिया गया है। और इधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में डॉक्टरों की एक टीम ने एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया है जिससे एक बार में 5 लोगों का इलाज हो सकता है। इस आविष्कार के बाद सिंगरौली का NCL अस्पताल देश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जहां एक ही वेंटिलेटर से 5 लोगों के इलाज की सुविधा हो गई है। इनमें एक खास पाइप से कनेक्ट करके 5 अलग अलग मरीजों तक भरकर जो भरपूर ऑक्सीजन है वो पहुंचाने की व्यवस्था है। वहीं ये दावा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का अगर इस वेंटिलेटर में इलाज होता है तो संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज तक नहीं पहुंचेगा। सांस लेने के जो सिस्टम है और सांस छोड़ने के जो सिस्टम है वो वेंटिलेटर में रहता है, और उसी को हम लोगों ने एक्सटेंशन दे दिया है। और एक सिस्टम में हम लोगों ने 5 एग्जिट पोर्ट बना दिया है, जिससे सांस छोड़ने के सिस्टम में 5 एग्जिट पोर्ट रहेंगे और सांस लेने के सिस्टम में भी 5 एग्जिट पोर्ट रहेंगे। और उससे हम हर एक 5 मरीज को अलग अलग कनेक्ट कर देंगे। और सांस छोड़ने में चूँकि मरीज बैक्टीरिया को, वायरस को छोड़ सकता है, तो वहाँ पर हमको फिल्टर लगाना होगा, जिससे कि हमारा एक मरीज से दूसरे मरीज में क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो। और एक और काम इसमें एक और क्या सुविधा है कि हम लोग अगर एक बार में एक मरीज़ की ज़रूरत होगी तो हम बाकी 4 पोर्ट को प्लग कर देंगे, उसको बंद कर देंगे और एक ही यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे मरीज़ हमारे आते गए वैसे वैसे हम लोग केवल प्लग हटाएंगे और उसको लगा देंगे। और इधर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तबलीगी जमात के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। जयराम ठाकुर के मुताबिक अगर तबलीग के लोगों की वजह से पहले संक्रमण की वजह से किसी की मौत होती है तो जिम्मेदार शख्स पर 302 के तहत हत्या का केस चलाया जाएगा। मुझे अफसोस है इस बात का कि जिस तरह से इनसे मदद मिलनी चाहिए थी, सहयोग मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। छुपे हुए रहे और छुप करके बैठे रहे और इसको फैलाते रहे। अब इसमें जब हमने आखिरकार जब उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो आखिरकार हमको जोर से कहना पड़ा। अगर परसों हमने कहा कि अगर 5 बजे तक आप इस बात की जानकारी नहीं देंगे, उस सूरत में आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, 302 में मामला दर्ज होगा। अगर आपके कारण फैलाए गए इस कोरोना वायरस के कारण किसी व्यक्ति की निर्दोष आदमी की मौत होती है तो मामला 302 का भी आपके खिलाफ बनेगा।
तब जाकर के 12 लोगों ने कहा कि हम जाकर के आए हैं। और उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना के मामले बढ़ने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया है। अनिल विज के मुताबिक हरियाणा में कुल 96 मामले सामने आए थे, इनमें से 15 ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी जो 79 कोरोना के पॉजिटिव हैं उसमें 49 तबलीग से जुड़े हुए हैं। हमारे पास कुल 96 मरीज आए थे, 15 उनमें से ठीक हो गए और 79 जो हैं एक्टिव पॉजिटिव केसेस आज एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में। 79 में से 49 जो हैं वो तबलीगी हैं। तबलीगियों के आने से हमारा आंकड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ा है और अभी हमें और बड़े स्तर पर तबलीगियों के पॉजिटिव आने की संभावना है, क्योंकि 1526 तबलीगी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं या खोजे जा चुके हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती के सरकार के फैसले का समर्थन किया है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सांसदों के वेतन में कटौती से कोरोना के खिलाफ लड़ने में वित्तीय मदद मिलेगी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी में 5 सुझाव भी दिए हैं। सोनिया गांधी ने सरकार को कोरोना से जुड़े विज्ञापन छोड़कर बाकी सभी सरकारी विज्ञापनों को रोकने का सुझाव दिया है। साथ ही सोनिया गांधी ने सरकार के 20,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी फिलहाल टालने की सलाह दी है। इनके अलावा सोनिया गांधी ने बजट के खर्चों में भी 30% की कटौती का सुझाव दिया है। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे सरकारी नुमाइंदों की विदेश यात्रा पर कुछ समय के लिए रोक की सलाह दी है। राजस्थान से खबर है, जहां जयपुर के एक इलाके से खाने की चीजों की कमी की खबर लगते ही न्यूज़ 18 की टीम ने मदद का हाथ बढ़ाया। न्यूज़ 18 की टीम ने शिकायत मिलने के बाद इलाके का जायजा लिया और एक सेवा संस्थान के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के जरूरी आइटम मुहैया करवाए। तो ये बहुत जरूरी है, ये वो तस्वीर है, ये वो जिम्मेदारी है जिसे नेटवर्क 18 निभा रहा है। आप तक खबरें पहुंचाना जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसी के साथ ही साथ वो जिम्मेदारी जो आज की बहुत ज़रूरी बुनियादी बात है वो ये कि लोगों तक खाना पहुंचाया जाए जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक संस्थान के साथ मिलके न्यूज़ 18 ने पहल की है जो आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी में कुल 308 में 168 कोरोना मरीज तबलीग से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में 10 लैब में कोरोना की जांच की सुविधा है और बाकी मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा जल्द उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा मिर्जापुर, वाराणसी, गोंडा और बरेली में भी लैब की सुविधा जल्द मिलेगी। ये अब तक की सबसे बड़ी अभियान का हिस्सा हम इसे मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4-5 दिनों के अंदर केसेस कुछ बढ़े हैं। आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेज हैं वो 308 हैं और इनमें 168 तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं। प्रदेश के अंदर इसको हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो।
इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने निजामुद्दीन मरकज से लौटे तबलीगी जमात के 107 लोगों को चिन्हित कर उनके सैंपल जांच में भेजे थे, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। राहत की बात यह है कि इनमें 83 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि 23 लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने सरकार की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद तबलीगी जमात से जुड़े उन लोगों की स्टेटस रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा भी की है। और उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपील की है कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे को ढककर निकलें। साथ ही ये भी कहा गया है कि लोग अपने घर पर ही मास्क बना सकते हैं। तो आप भी घर पर ही मास्क कैसे बना सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं जयकृति योगी। जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकलें, हमेशा अपने फेस को कवर रखें, क्योंकि आपका फेस कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका फेस खुला रहेगा, आप ज़्यादा एक्सपोज होंगे संक्रमण के लिए। तो बहुत ज़रूरी है अपने फेस को कवर करना, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप मेडिकेटेड जो मास्क हैं उनके पीछे भागें, क्योंकि बहुत से मेडिकल स्टोर्स हैं जो जहाँ से जो स्टॉक है वो आउट हो चुका है और आप बड़ी ही आसानी से घरेलू अंदाज में अपने लिए मास्क तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग है, जितना इम्पोर्टेंट हैंड सैनिटाइजेशन है, उतना ही इम्पोर्टेंट है मास्क यानी कि फेस कवर करना। मैं आपको यही कहूंगी कि होममेड फेस कवर कैसे तैयार करना है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पर हम फेस कवर तैयार करेंगे उसे सैनिटाइज कर लेंगे। और यहाँ पर ये टेबल है, तो मैं सबसे पहले सैनिटाइजर के साथ इस जगह को सैनिटाइज करूंगी। ये जो सैनिटाइजर होगा वो अल्कोहल बेस्ड होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसको अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद आप इसे किसी भी साफ कपड़े या फिर टिश्यू के साथ पोंछ लें। और उसके बाद हमें अपने हाथों को भी सैनिटाइज करना होगा। अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक कपड़े की। यहाँ पर आप एक रुमाल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा कपड़ा आपको इजीली अपने घर में मिल जाएगा। आप रुमाल यूज़ कर सकते हैं, स्टॉल यूज़ कर सकते हैं, रंगीन सफ़ेद जो भी कुछ आपके घर में है आप उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रुमाल लिया है और इसे 1/3 में पार्ट में यानी 1/3 में इसको फोल्ड करना है। इसे फोल्ड करने के बाद ये जो रबर बैंड है, नॉर्मल रबर बैंड से ये जो बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं इजीली, कोशिश करिए कि बड़ा रबर बैंड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप इस साइड से रबर बैंड को डालिए और कुछ इस तरीके से फिर इसे यहाँ पर छोड़ दीजिए और दूसरा जो रबर बैंड है उसे दूसरी साइड में डालिए। उसके बाद आप इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। जब लास्ट वाला जो ये पार्ट होगा, यहाँ पर आप कोशिश करिए कि इसको इसके अंदर डाल दीजिए, ताकि जब आप इसे पहने तो आपको किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो और आपके चेहरे पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये जो फेस मास्क है वो तैयार है और हम इसे पहनेंगे। तो लीजिए, ये फेस मास्क तैयार हो गया है और बड़ी ही आसानी से आपके घर में आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल मास्क है उसे कई ज़्यादा स्मूथ होता है, ये स्किन के लिए भी, हर चीज़ के लिए, और आपको वायरस से भी बचाता है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कोई भी पार्ट आपका रिवील ना हो और अच्छे से ढक जाए। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से बाहर निकलते वक्त चेहरा ढककर बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चेहरा ढकने के लिए डॉक्टरों वाले मास्क के बजाय घर में बने फेस कवर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए और निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं। और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए।
हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। और हिमाचल प्रदेश के ऊना में लॉकडाउन के बीच हिमाचल के ऊना में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के जवानों के साथ डॉग स्क्वाड और दमकल कर्मी भी शामिल हैं। साथ ही एम्बुलेंस और ड्रोन भी फ्लैग मार्च का हिस्सा थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने शहर के लोगों से कर्फ्यू नियमों को समझाते हुए उनका पालन करने की अपील की। आज फ्लैग मार्च में डॉग स्क्वाड, पुलिस जवान, एम्बुलेंस और फायर इसको शामिल किया गया है और जो है फ्लैग मार्च पूरे बाज़ार में निकाला जाएगा और लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि पुलिस हमेशा आपके साथ है। आप पुलिस का सहयोग करें और कानून के कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। और कोरोना से निपटने के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन खत्म होने से अब हफ्ता भर ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने की अटकलें जोरों पर हैं। इस मुद्दे पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज़ 18 पर अपनी बात रखी है। सुनते हैं लॉकडाउन पर उनकी राय क्या है। जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी मामले पिछले 3 दिनों में बहुत बढ़े हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों की मनस्थिति बन गई है। अब लोग कहते हैं कोरोना वायरस से हमको बचना है और लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है, समाज को बचाना है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी कठोर निर्णय, कड़ा निर्णय सरकार लेना चाहती है लिया जाए और हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। मनस्थिति इस वक्त पूरे समाज की ये बनी है। संकट के समय भी कुछ बदमाश इंदौर में पत्थरबाजी हो गई और उसके बाद भोपाल में लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिसकर्मियों ने कहा तो पुलिसकर्मियों पे हमला कर दिया। अब उनमें कोई मौसमी कचौड़ी था और कोई उत्साहित कबूतर था। ऐसे बदमाशों को चेतावनी है, एक नहीं बचेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनको भी रास्ता में भेज रहे हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे और इसलिए ऐसे बदमाश समझ लें किसी भी कीमत पर ये नहीं छोड़े जाएंगे। अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉग आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या है उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे के लिए सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिस लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार-बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। इस सप्ताह पूरा होने के बाद हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अभी आंकड़ा बढ़ने की आशंका है तबलीगियों की वजह से। और वो क्या आंकड़ा बनता है, कितना होता है और कहाँ कहाँ पर ये घूम आए, कहाँ कहाँ पर ये मिल आए, कहाँ कहाँ पर ये छिपे रहे, कहाँ इन्होंने भोजन खाया, ये सब जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। वो सारा आंकलन करने के बाद ही हम कोई विचार करें। और इधर लॉकडाउन के बीच बिहार के दरभंगा के विधायक ने बिना राशन कार्ड वाले हजारों गरीबों के घर खाने की जरूरी सामग्री बंटवाई। जेडीयू के विधायक अमरनाथ गामी ने अपने खर्चे पर इन गरीबों को दाल, चावल, आटा जैसा अनाज समेत आलू, प्याज, हल्दी, तेल, बिस्किट जैसे खाने की चीजों की राहत पैकेट बंटवाए, जिससे इन परिवारों को करीब 1 हफ्ते के लिए ऐसी जरूरी चीजें खरीदने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और अब खबर असम के डिब्रूगढ़ से, जहां लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाले हर शख्स की चेकिंग की जा रही है और बिना ठोस वजह के सड़क पर घूमने वालों की क्लास लग रही है। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई करते हुए केस रजिस्टर करने के साथ साथ गाड़ी भी सीज कर ले रही है। तो ये जरूरी भी है क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें
सामने आ रही हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ी चिंता इन मामलों की संख्या को रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर बेवजह सड़क पर घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन करना है, वजह यही है, तो फिर उनकी खबर ली जा रही है पुलिस के द्वारा। उसमें अब महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। झारखंड के जामताड़ा में बाहर से आए मजदूरों के लिए आदिवासी कल्याण छात्रावास में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इस क्वारंटीन सेंटर में 23 लोगों को रखा गया और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इनकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा एक स्वास्थ्य कर्मी और एक चौकीदार को भी तैनात किया गया है। जिला प्रशासन ने इस क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले सभी लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया है। विनय जैन हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हम कैसे समझे कि कोरोना वायरस हो गया है? मेरा नाम फलक फातिमा है। मैं यूपी की जौनपुर शहर से रहने वाली हूँ। मेरा सवाल है कि कैसे समझे कि कोरोना हो गया है? मेरा नाम मधु शर्मा है। मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं जनपद हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे समझे कि कोरोना हो गया है? मेरा नाम मन्नू है। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। मुझे ये पता करना है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो वो कैसे पता चले? मेरा नाम राधे गुप्ता है और मेरी आयु 15 वर्ष है। मैं जनपद हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कैसे समझे कि हमें कोरोना हो गया है? मैं प्रथम मित्तल 16 वर्ष है, मेरठ से। मेरा सवाल ये था कि हमें कैसे जाने कि हमें कोरोना हो गया है? कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। मेरा नाम कंगना है। मैं जलंधर पंजाब से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कई लोगों से सामना होता है, तो क्या सावधानी बरत सकते हैं? मेरा नाम किरण है। मैं 37 वर्षीय हूँ। मैं देहरादून की निवासी हूँ। मेरा एक सवाल है, जब भी हम मार्केट जाते हैं वहाँ पे हमारा कई लोगों से सामना होता है, तो उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर चौधरी हूँ। मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ। मेरा एज 53 ईयर्स है। मेरा आपका सवाल है कि मैं जब भी मार्केट जाता हूँ, मेरे को क्या क्या कोरोना के लिए मेरे को क्या क्या प्रिकॉशन लेके जाना है? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने, तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श ना हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं, वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। और इधर यूपी के हाथरस में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है। पुलिस ने ऐसे लोगों के माथे पर टीका लगाकर, माला पहनाकर, इनके हाथ में समाज का दुश्मन लिखा एक पैम्फलेट पकड़ाकर, पुलिस का ये मानना है कि ऐसा करने से इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा और वो बाहर घूमने के बजाय घर पर ही रहेंगे। कोरोना मामले को लेकर बिहार में चल रही तैयारियों के मद्देनजर बिहार सरकार में मंत्री संजय झा का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर बहुत ही समझदारी से फैसला करने की जरूरत होगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील का सख्ती से पालन हो। लॉकडाउन का आज 15वां दिन है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार में मंत्री संजय झा। संजय जी, आप मुख्यमंत्री के साथ सभी मीटिंग में मौजूद रहते हैं। इस संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या क्या तैयारी की गई है और किस तरह से इससे निपटा जा रहा है? इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ये था जो टेस्टिंग बड़े स्केल पर किया जाए कि जो लोग खास करके देश के बाहर से आए हैं उनका तो ज़रूर पूरा का पूरा टेस्ट करा दिया जाए, और उसमें जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी टेस्टिंग हो जाए। तो वो काम करना शुरू किया गया और मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हो गया है। जो लोग भी 22 मार्च के बाद बाहर से आए,
कई राज्यों के मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, क्या बिहार सरकार भी ऐसा कुछ विचार कर रही है? नहीं, मुख्यमंत्री बहुत डॉक्टरों से भी कंसल्ट किए हैं। वो तो सुबह से शाम तक जितना फीडबैक लेना, एक एक चीज़ को माइन्यूटली देख करके इम्प्लीमेंट करना। अब ये एक बात लोगों के दिमाग में ज़रूर है, अभी तो कुछ क्लैरिटी इसमें नहीं है, जो क्या अगर एक ही बार लॉकडाउन खोलते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर निकल करके आएंगे तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से ज़रूर ध्यान में है लोगों के कि लॉकडाउन कैसे, क्या प्रोसेस होगा इसका खोलने का, किस तरह ये होगा। तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में कुछ क्लैरिटी आएगा इसमें। खबर मुंबई से है, जहां लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि लोग अपनी बिल्डिंग की छत पर इकट्ठा होकर मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। ऐसी एक सोसाइटी में पहुंची पुलिस की टीम ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की और साथ ही इस अपील का पालन न करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की चेतावनी दी। यूपी से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार भी विधायक के वेतन में 30% की कटौती के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी यूपी में विधायक निधि को भी 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। विधायक निधि के फंड का इस्तेमाल कोरोना की महामारी से लड़ने में किया जाएगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है और इस बीच केंद्र सरकार की तरह यूपी सरकार भी विधायक के वेतन में 30% की कटौती के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी यूपी में जो विधायक हैं उनकी निधि को 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा और विधायक निधि के फंड का इस्तेमाल कोरोना की महामारी से लड़ने में किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानकारी ऐसे समय में आई है जहां लगातार ये जानकारी मिल रही है। देश का सबसे बड़ा सूबा जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस संख्या के बढ़ने के दौरान ये बड़ी चुनौती है कि कैसे लड़ा जाए इस संकट की घड़ी में। तो अब सरकार एक्शन लेते हुए विधायकों के वेतन में 30% की कटौती कर सकती है। अध्यादेश लाने की तैयारी इस बाबत की जा रही है। यूपी सरकार जल्द अध्यादेश ला सकती है। और इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में जरूरी सामान की दुकानों पर BMC ने ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ये फैसला दरअसल भीड़ को कम करने के लिए किया गया है। मुंबई पुलिस ने BMC से इस इलाके में दुकानों पर ऑड इवन लागू करने को कहा था। ज्यादा जानकारी इसी खबर पर लेते हैं। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, दुकानों के लिए ऑड इवन स्कीम ये अपने आप में पहली बार इस तरह की पहल होगी, इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है और कब से इसे लागू किया जाएगा? बिल्कुल जी नेहा, आपने देखिए दुकानों के लिए ऑड इवन का तर्क पहली बार देश में इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट में एक जगह है जिस इलाके का नाम मार्टिन रोड बताया गया है। वहां पर जो एसेंशियल चीज़ों की दुकानें जैसे कि दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, वो काफ़ी ज़्यादा एक साथ थी, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार भीड़ वहाँ पर लगातार बढ़ते जा रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस ने BMC से गुजारिश की थी कि इन मार्केट में इन जगह पर ऑड इवन की जगह ऑड इवन का रूल अपना दिया जाए, क्योंकि एसेंशियल दुकानें हैं और एसेंशियल दुकानें बंद नहीं हो सकती हैं लॉकडाउन के समय। तो इसकी बात मुंबई पुलिस की बात मानते हुए BMC ने एक ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर जारी करते हुए एक पहली बार मुंबई में ऑड इवन के जरिए दुकानदारों को बोला गया है कि एक दिन दूसरी दुकान खुलेंगी तो दूसरे दिन तीसरी दुकान खुलेंगी। तो इस तरीके के ऑड इवन की जो बिल्कुल, तो विवेक ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि मुंबई में अब दुकानों पर भी ऑड इवन स्कीम लागू होगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो सके। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों को सहूलियत देने की गरज से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राहत देने की एक घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बिजली पर लगने वाले फिक्स्ड चार्ज की दर में कटौती करने का फैसला किया है। पंजाब में बिजली बिलों पर लिया जाने वाला फिक्स्ड चार्ज अलग अलग स्लैब के हिसाब से घटाया जाएगा और इससे करीब 350 करोड़ रुपए का फायदा उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से दिया जाएगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्रियों के समूह की एक अहम बैठक आज हुई, जिसमें लॉकडाउन लागू करने के बाद के हालात पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 15 बड़े मंत्री शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट के उस फैसले की तारीफ की गई जिसमें सांसदों के वेतन में 1 साल तक कटौती और सांसद निधि को 2 साल तक सस्पेंड करने का फैसला किया गया है।
बैठक के बाद किए गए एक ट्वीट के जरिए राजनाथ सिंह ने इस फैसले से बचने वाली रकम का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में होने का दावा किया। वहीं बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन खत्म करने के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। मंत्रियों के समूह की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है। आइए वो ट्वीट आपके सामने रख दें। राजनाथ सिंह ने कहा, आज मंत्रियों के समूह ने लॉकडाउन लागू होने के बाद के हालात पर विस्तार से चर्चा की है। हमने सांसदों के वेतन में 1 साल तक कटौती और सांसद निधि को 2 साल तक सस्पेंड किए जाने के कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। इस तरह के फैसलों से जिस रकम की बचत होगी उसका इस्तेमाल भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए किया जाएगा। मंत्रियों ने मौजूदा हालात से उबरने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गरीबों को प्रेरित करने और सतर्क रहने में मदद करने के सुझाव दिए। महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती गिनती वाकई चिंताजनक है, लेकिन इस बढ़ते आंकड़े को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करना होगा, नहीं तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि प्रतिबंधित एरिया के लोगों को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे साथ हैं आरोग्य मंत्री। सर, लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं काफ़ी संख्या में, महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर कितना गंभीर है? तो गंभीरता तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़ा बढ़ा तो सरकार को तो तकलीफ होती है और बहुत ही उसका जो कंसर्न बोलते हैं हम उसको खास तौर पर वो होता है। लेकिन पूरे आत्मविश्वास से काम करते रहना यही ज़रूरी है। हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर नज़र रखे हैं। कंटेनमेंट जो हमारा जो मेन कंटेनमेंट का जो कार्यक्रम है वो हम अच्छी तरह से कैसा हो इस पे हम नज़र रखे हैं। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट का कार्यक्रम ठीक से हुआ तो यानी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ तो 100% इसकी संख्या का जो ग्राफ है वो घटेगा और उसके ऊपर हम नज़र रखे हैं। आज कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट में भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके गृह जनपद में भी एक गांव को पूरे क्वारंटाइन करने के लिए, क्योंकि वहां पर भी एक लेडीज नहीं, वो तो एक प्रोटोकॉल है। कोई भी गांव रहो, मेरा गांव रहो या और कोई किसी का भी गांव रहो, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से काम चलते रहेगा। गुजरात में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कोरोना के 13 मामले सिर्फ अहमदाबाद में ही मिले हैं। खास बात यह है कि 19 मामलों में 14 ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली की यात्रा की है। तो 4 कोरोना पॉजिटिव लोगों ने दिल्ली की यात्रा की थी। 13 मरीज सिर्फ अहमदाबाद में मिले हैं। गुजरात में कोरोना के 19 नए मरीज मिले, इसमें से 13 सिर्फ अहमदाबाद के और 4 ऐसे जिन्होंने दिल्ली की यात्रा की थी। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना के पहले मरीज के स्वस्थ होकर घर लौटने पर लोगों ने थाली और ताली बजाकर उसका स्वागत किया। यह आदमी 8 से 17 मार्च तक तुर्की की यात्रा करके लौटा था और 22 मार्च को जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 हफ्ते के इलाज के बाद जब यह आदमी पूरी तरह से ठीक होकर घर लौटा तो घर वालों और पड़ोसियों ने उसके स्वागत में थालियां बजाई और सभी से लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मैं जब तुर्की से वापस आई और जब बेटे को थोड़ा सा हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद हम सबका यहाँ पर टेस्ट हुआ और हम सब नेगेटिव में आए तो हमको आयुर्वेद करवड़ में हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पे हम लोगों की बहुत अच्छी देखभाल हुई और सारी हमारे को सुविधाएं दी गई और कोई भी तकलीफ नहीं आई। अगर समय पे कहीं जरा भी खांसी जुकाम भी हुआ तो हमको उसकी औषधि दी गई और अब हम घर आ गए हैं और हम आज बेहद खुश हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कोरोना के मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए गांव के बाहर खास तरह का मचान तैयार किया गया है। लॉकडाउन की वजह से शहर से लौटे मजदूरों को कुछ दिन गांव के लोगों से दूर रखने के लिए ये खास इंतजाम किया गया है। पेड़ के तनों से बने इस मचान को गांव के बाहर तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि इससे गांव को कोरोना के संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गाजियाबाद समेत यूपी के कई शहरों की जेल में भी डिसइंफेक्शन या सैनिटाइजेशन केबिन लगाए गए हैं। इन सैनिटाइजेशन केबिन के अंदर लोग खुद को पूरी तरह सैनिटाइज कर सकते हैं।
दावा है कि सैनिटाइजेशन केबिन या टनल से गुजरने वाला शख्स कुछ सेकंड्स के अंदर स्वच्छ हो जाता है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम रहता है। त्रिपुरा के अगरतला में सिलाई वाले एक कौशल विकास केंद्र को मास्क बनाने वाले सेंटर में बदल दिया गया है। शहर में मास्क की कमी को देखते हुए आशा नाम की एनजीओ ने ये कदम उठाया है ताकि लोगों तक मास्क की सप्लाई बढ़ाई जा सके। ये सेंटर करीब 500 मास्क रोज बना रहा है और अब तक 2000 से ज्यादा मास्क जरूरतमंदों और सुरक्षा कर्मियों को बांट भी दिए गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच बीएसएफ के जवानों ने मेघालय के गांव में राशन का सामान बांटा। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में बांग्लादेश की सीमा से जुड़े इलाकों में बीएसएफ के जवानों ने गांव वालों को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दी और कोरोना से बचने के लिए जो तरीके हैं उनके बारे में भी बताया। गांव में राशन बांटने के दौरान बीएसएफ के जवानों ने सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करने की भी नसीहत दी। भोलागंज जिला के ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में तेजस्वी 123 बटालियन बीएसएफ और आरकेएम की मदद से ग्राम वासियों में भोजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ये ग्रामवासी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के भोजन सामग्री को एक एक करके आगे की ओर लेने के लिए बढ़ रहे हैं। बिहार के अररिया में लॉकडाउन तोड़कर निकलने वालों को समझाने के लिए लोगों ने अलग ही तरीका अपना लिया है। अररिया के फॉरबिसगंज में जो लोग भी बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें रोककर माला पहनाई जा रही है और फिर जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनकी आरती भी उतारी जा रही है। झारखंड के दुमका में एक मूक बधिर स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया है। इस क्वारंटीन सेंटर में 31 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। इन 31 लोगों में से 27 लोग एक ही परिवार के हैं। ये सभी लोग कोलकाता से हैं जो झारखंड के गिरिडीह में एक शादी में शिरकत करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्हें वापस जाने से रोक दिया गया और क्वारंटीन में भेज दिया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने का इंतजाम किया गया है। श्रीगंगानगर की पंजाब से सटी सीमा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 5 ड्रोन कैमरे तैनात किए हैं। इतना ही नहीं, सख्ती बरतने के लिए लॉकडाउन तोड़ने वालों पर केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। सादुल शहर कस्बे में पूरी तरीके से ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। हमारा पुलिस जाब्ता भी जगह जगह लगा हुआ है और ख़ास करके चूँकि सादुल शहर की सीमाएं पंजाब से लगती है तो काफ़ी नाके हैं, तो उन नाकों पे तो पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन कुछ नहरी रास्ते हैं छोटे मोटे, वहाँ पर संभावनाएं ये है कि यहाँ के लोग उधर जा सकते हैं, उधर लोग इधर आ सकते हैं, तो वहाँ पर भी इसको प्रभावी तरीके से, असरदार तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में लॉकडाउन के बीच समाज की सेवा कर रहे सफाई कर्मचारियों को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने फूलों की माला पहनाकर शुक्रिया कहा। फिरोजाबाद के किशन नगर इलाके के लोगों का मानना है कि जब पूरा देश कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कामकाज से दूर घरों में बंद है, तो ये सफाई कर्मचारी बिना किसी छुट्टी के लगातार काम कर रहे हैं और शहर में स्वच्छता बनाए हुए हैं। तो किस तरह से बाकायदा माला पहना करके इनका अभिवादन किया गया, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का सम्मान, सफाई कर्मचारी जो कोरोना के असली वॉरियर्स हैं।